नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर चल रहे सस्पेंस को बीजेपी ने अब खत्म करने का फैसला किया है। सीएम पद की दावेदारी पर चल रही खींचतान को दरकिनार करते हुए अब बीजेपी ने शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया। बीजेपी का रुख देखते हुए महायुति में शामिल शिवसेना शिंदे गुट भी अब इस पूरे मामले में नरम पड़ गया है और वो सरकार में एकनाथ शिंदे को उचित सम्मान देने की बात कह रहा है। दरअसल सीटों के हिसाब से जो फॉर्मूला तय किया गया था उस पर एकनाथ शिंदे भी सहमति जता चुके थे, लेकिन उनके बीमार पड़ जाने के कारण सरकार के गठन के ऐलान में होने वाली देरी से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। अब मामला नॉर्मल हो गया है और बीजेपी अब सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर उन अटकलों पर पूर्ण विराम लगाने वाली है। तो महाराष्ट्र का क्या है सरकार गठन का फॉर्मूला और बीजेपी के लिए शिवसेना शिंदे गुट आखिर क्यों है अहम, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश महाराष्ट्र का मैराथन। महाराष्ट्र में किसके सिरताज? गठबंधन में नहीं हो रहा तय। एकनाथ शिंदे की खामोशी। बीजेपी के लिए छोड़ेंगे कुर्सी। शपथ ग्रहण तारीख का ऐलान। घटक दलों का हो रहा मिलन। तो महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सियासी अटकलों के बीच बीजेपी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। पार्टी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है और उसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने वाली है। हालांकि पार्टी में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन चुकी है, लेकिन विधायक दल की बैठक से वो इसका खुलासा नहीं करना चाहते। लिहाजा विधायक दलों की बैठक के बाद अब बीजेपी उनके नाम का ऐलान कर घटक दलों को ये मैसेज देना चाहती है कि ये फैसला बीजेपी के विधायकों का है और इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र का सियासी घमासान। महाराष्ट्र में सीएम पद की दावेदारी का मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने खुद को जनता का सीएम बताकर बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हालांकि सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी की दावेदारी इस पर मजबूत है और देवेंद्र फडणवीस इस पद के सबसे सशक्त दावेदार हैं। बीजेपी एकनाथ शिंदे की नाराजगी को दूर करने में लगी है और इसके लिए बाकायदा शिंदे गुट की शिवसेना को डिप्टी सीएम पद देने को राजी है, लेकिन इस पर भी बात बनती नहीं दिख रही। उधर अजीत पवार 3 मंत्रालयों फाइनेंस, पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मंत्रालय पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। एक ओर जहां शिंदे अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और बाकी सहयोगी दल सरकार बनाने की दिशा में अंतिम निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर के अड़े हुए थे कि अगर हमने शिवसेना से अलग हट करके और पिछली बार सरकार बनाने में मदद की तो बीजेपी इस बात को मान जाएगी और मान जाएगी कि ठीक है, हमारे नेतृत्व में ही ये सरकार बने। लेकिन शायद ये एकनाथ शिंदे इस बात को नहीं समझ पाए कि बीजेपी इस बार 132 सीटें जीत करके आई है, मतलब आंकड़े से मात्र 10 सीटें ही कम हैं और बीजेपी अब उस स्थिति में नहीं है कि हमसे कॉम्प्रोमाइज़ करे, जबकि वही अजीत पवार इनके समर्थन में आकर के खड़े हो जाते हैं। तो एक मराठा होने का लाभ लेने की ये कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे थे कि कहीं उसके आधार पर, जिसको कहते हैं ना मराठा दांव चलना, तो मराठा दांव चलने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि बीजेपी को सभी वर्गों का वोट मिला है।
इस वजह से अड़े तो जरूर, लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैकफुट पर आ गए और उन्होंने कहा मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं तो एक शिवसेना का कार्यकर्ता हूं और मैं प्रधानमंत्री और अमित शाह जी में विश्वास करता हूं। इस पूरे मामले में शिंदे की तबीयत, बीजेपी का निर्णय और अजीत पवार की दिल्ली यात्रा, इन सभी घटनाओं ने राज्य की राजनीति में एक नई करवट ले ली है। निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को महाराष्ट्र की नई सरकार के गठन को लेकर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। विजय रूपाणी ने ये साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी से ही होगा। शिंदे गुट का डिप्टी सीएम कौन होगा, इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत खुद को इस रेस में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। सीएम पद की दावेदारी पर सहमति नहीं बन पाने के बावजूद बीजेपी ने शपथ ग्रहण तारीख का ऐलान कर दिया है। दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में विधायक दल का चुना गया लीडर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। अभी मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करनी है? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूं क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन। तो महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी नतीजों के मुताबिक बीजेपी ने एक सीधा सा फॉर्मूला तैयार किया है। सीटों के हिसाब से नई सरकार में घटक दलों को जगह देने की बात कही है। एकनाथ शिंदे ने उस पर अपनी सहमति भी जताई, लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने जिस तरह से सभी बैठकें रद्द कर दी है और मामला गरमाया है, एकनाथ शिंदे के बीमार पड़ने को सियासी हलकों में उनका प्रेशर पॉलिटिक्स बताया जा रहा है। लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है। शिंदे गुट ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के फैसले पर उसे कोई दिक्कत नहीं है और वो भी उस पर अपनी मोहर लगाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए। नई सरकार का फॉर्मूला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति में बीजेपी को 132 सीटें, शिंदे गुट की शिवसेना को 57 और एनसीपी की 41 सीटें हैं। ऐसे में नई सरकार में 50-30-20 का फॉर्मूला ही रहने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह ने शिंदे को बीजेपी का ये फॉर्मूला समझा चुके हैं। डिप्टी सीएम पद को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने भी मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, फिर भी जरूरत के मुताबिक उनके डिप्टी के तौर पर महायुति सरकार में शामिल हुए थे। बिल्कुल, शिंदे गुट के बिना भी सरकार का गठन हो सकता है और वो गणित बीजेपी के साथ है, जिसमें अजीत पवार ने खुल करके कहा है
कि हाँ हम लोग सरकार बनाएंगे, तो अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी, अगर ये दोनों पार्टियां आपस में मिल जाती हैं तो फिर सरकार बनाने में कहाँ दिक्कत है। कंफर्टेबल एमएलए हैं इनके पास जो सरकार बनाने के लिए ज़रूरत होती है। 132 तो खुद बीजेपी की ही जीती हुई सीटें हैं। तो बाकी अगर अजीत पवार के एमएलए का समर्थन इनको मिल जाता है तो सरकार बनाने में कहाँ कठिनाई है। इसलिए इस बात को कहना कि एकनाथ शिंदे के बिना वहाँ सरकार नहीं बना सकती है महायुति या भारतीय जनता पार्टी, ये बात में कोई दम नहीं है। और अजीत पवार ने तो खुल करके कहा है कि हाँ हम लोगों की सरकार बनेगी। इसलिए आंकड़े के गणित में बीजेपी बड़ा कंफर्टेबल है और बिल्कुल सरकार बना सकती है। बीजेपी का आत्मविश्वास विधानसभा में उसके पास मौजूद संख्या बल पर आधारित है। बीजेपी के खुद के 132 विधायक हैं और उसे 5 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। इस तरह 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में उसे अपने दम पर बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ 8 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के 41 विधायकों के समर्थन के साथ यह आंकड़ा 178 तक पहुंचता है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। बीजेपी शिवसेना की बहुत ज्यादा सुनने के मूड में नहीं दिख रही है। कुछ ऐसी ही स्थिति शिवसेना के खेमे में है। शिंदे जहां गेंद केंद्र के पाले में डाल रहे हैं तो वहीं उनकी पार्टी के नेता शिंदे की अहमियत को गिना रहे हैं। अब गेंद एकनाथ शिंदे के पाले में है कि उन्हें महायुति सरकार में शामिल होना है या नहीं। एनसीपी प्रमुख अजित पवार इस बात को दोहरा चुके हैं कि महायुति की नई सरकार का मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा और 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक एनसीपी से और दूसरा शिवसेना से। देखिए, एकनाथ शिंदे इस बात को लेकर के अड़े हुए थे कि अगर हमने शिवसेना से अलग हट करके और पिछली बार सरकार बनाने में मदद की तो बीजेपी इस बात को मान जाएगी और मान जाएगी कि ठीक है हमारे नेतृत्व में ही ये सरकार बने। लेकिन शायद ये एकनाथ शिंदे इस बात को नहीं समझ पाए कि बीजेपी इस बार 132 सीटें जीत करके आई है, मतलब आंकड़े से मात्र 10 सीटें ही कम है और बीजेपी अब उस स्थिति में नहीं है कि हमसे कॉम्प्रोमाइज़ करे, जबकि वही अजीत पवार इनके समर्थन में आकर के खड़े हो जाते हैं। तो एक मराठा होने का लाभ लेने की ये कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे थे कि कहीं उसके आधार पर, जिसको कहते हैं ना मराठा दांव चलना, तो मराठा दांव चलने की कोशिश की। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि बीजेपी को सभी वर्गों का वोट मिला है। इस वजह से अड़े तो जरूर, लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैकफुट पर आ गए और उन्होंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो एक शिवसेना का कार्यकर्ता हूं और मैं प्रधानमंत्री और अमित शाह जी में विश्वास करता हूं। बीजेपी के रुख को देखते हुए अब शिंदे गुट नरम पड़ रहा है। शिवसेना के दीपक केसरकर ने बीजेपी से एकनाथ शिंदे के योगदान को उचित मान्यता देने का आग्रह किया है। केसरकर ने कहा कि यह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो ये तय करें कि शिंदे का कद कैसे बनाए रखा जाए और शिवसेना उस निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगी। हाँ तो ठीक है, मतलब अजीत दादा पवार जी इधर आए थे, क्या पोर्टफोलियो या मंत्री पद कितने देना है क्या उस पर चर्चा करने के लिए अजीत दादा आए थे। लेकिन अजीत दादा कोई प्रॉब्लम नहीं है और एकनाथ शिंदे का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो मुख्यमंत्री पद के रेस में नहीं है और बीजेपी के हाई कमांड ने उनको ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई इस वक्त आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, आपको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद हमने दे दिया था। तो इसीलिए अभी उनके सामने एक अल्टरनेटिव है कि वो महायुति का अध्यक्ष पद वो स्वीकार सकते हैं और मतलब महाराष्ट्र में वो रह सकते हैं या केंद्र में मंत्री बनना है तो मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन शायद उसके लिए वो तैयार नहीं, वो काफ़ी नर्वस भी है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में नर्वस होना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो बम्पर जीत मिली है और उसका स्ट्राइक रेट आखिर कितना रहा वो आपको बताते हैं। 87% रहा है। स्वाभाविक तौर पर सीएम पद पर उसकी दावेदारी मजबूत है, लेकिन इस बात से एकनाथ शिंदे को भी एतराज नहीं रहा है और ये इसी का ही नतीजा है कि उन्होंने दिल्ली विजिट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के फैसले पर भरोसा जताया था।
सीएम पद के नाम को लेकर, ऐलान को लेकर जिस तरह से सहमति बनाने के लिए जो बैठकें होने वाली हैं, उससे एकनाथ शिंदे बीमार होने की वजह से रद्द कर दी गई और सरकार गठन के फैसले में देरी हुई है। अब बीजेपी अपने विधायक दल की बैठक के बाद इस बात से पर्दा उठाने वाली है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया था कि वो अगले सीएम पर उनके और पीएम मोदी के फैसले को पूरे दिल से स्वीकार करेंगे। दिल्ली बैठक में सीएम के लिए किसी नाम का ऐलान नहीं हुआ, सिर्फ यही संकेत दिया गया था कि सीएम बीजेपी का ही होगा। निर्णय ये लिया गया था कि इसका सटीक फॉर्मूला मुंबई में शिंदे, फडणवीस और अजित पवार मिलकर तय करेंगे और फिर नई दिल्ली को रिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन शिंदे दिल्ली से लौटने के बाद महायुति की कोई भी बैठक में शामिल होने के बजाय सीधे सतारा जिले में स्थित अपने गांव चले गए। बीजेपी ने अब तक अपना विधायक दल का नेता भी नहीं चुना है। बीजेपी के विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन महायुति सरकार में कुछ चीजों के फंसने के बाद ये बैठक रद्द हो गई। मुझे लगता है कि कल जो मीटिंग होने जा रही है तो अपने बीजेपी के पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग है वो कल होगी और बीजेपी के जो प्रभारी है, ऑब्जर्वर है, वो भी मतलब कल जा रहे हैं और वो सब एमएलए का जो ओपिनियन है सुनेंगे और माननीय मोदी साहब और अमित शाह साहब जो नाम न देंगे उस नाम को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कल देवेंद्र फडणवीस का ये नाम अनाउंस हो सकता है और देवेंद्र फडणवीस जी का कार्यकाल 2014 से 19 तक का बहुत अच्छा रहा है और अभी डिप्टी सीएम पद पर रहकर भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व उन्होंने काम भी किया है। महायुति में एकनाथ शिंदे के बीमार होने की वजह से होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने विधायक दल की बैठक करने और उसका नेता चुनने का फैसला किया है। विधायक दल की बैठक एक तरह से औपचारिक ही रहने वाली है। मुख्यमंत्री पद की रेस में फडणवीस के नाम पार्टी में पहले से ही आम सहमति बनी हुई है। बीजेपी ने फडणवीस के नाम को सीएम पद के लिए फाइनल कर लिया है। 4 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी की मौजूदगी में उनके नाम पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। ये प्रोसीजर तो यही होती है कि सब संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें सबका मत जानने की कोशिश करते हैं, जो प्रस्ताव आएंगे उस पर विचार होगा और बाद में अगर सब लोग सर्वानुमते बताएंगे तो उसको ही हम नेता के तौर पर डिक्लेयर करते हैं। वैसे पार्टी में तो कोई चुनाव तो नहीं होता है, सर्वानुमत और सब तय करते एक साथ उसको नेता बनते। देवेंद्र फडणवीस 2 बार महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, मगर उनके लिए यह कुर्सी लॉलीपॉप की तरह नहीं मिली। हर बार उन्होंने बड़ा चैलेंज को स्वीकार किया और हर दांव से पार्टी को जीत दिलाई। उनकी खासियत यह है कि उन्होंने युवा पार्षद के तौर पर राजनीति में एंट्री ली है, इसलिए वो जनता और कार्यकर्ताओं की नब्ज को पहचानते हैं। देवेंद्र फडणवीस संघ के लाडले हैं और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी वो बेहद पसंद हैं। महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है। आज तक सबसे बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में महायुति को मिला है और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। वहीं बीजेपी गठबंधन धर्म निभाने में यकीन करती है। घटक दलों को उसकी सीटों के मुताबिक सरकार में जगह देकर गठबंधन को इंटैक्ट रखना चाहती है। अब घटक दलों के भरोसे का बहाल रखने के लिहाज से इसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसके साथ ही प्रेशर पॉलिटिक्स की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि सारे समीकरण के अपने पक्ष में रहने के बावजूद बीजेपी एकनाथ शिंदे की कथित नाराजगी को दूर करने की लगातार कोशिश कर रही है और अब नतीजा सबके सामने आ चुका है। महायुति में एकनाथ शिंदे बड़े मराठा चेहरा हैं। यही कारण है कि बीजेपी शिंदे को एकदम से किनारे कर देना नहीं चाहती। महाराष्ट्र की राजनीति मराठा समुदाय के इर्द गिर्द ही घूमती है। एकनाथ शिंदे ने मुद्दा उठाया था कि 2.5 साल महायुति सरकार के सीएम के रूप में कार्य करने के बाद
वे डिप्टी सीएम बनकर नई सरकार में शामिल होने को लेकर सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सीएम की कुर्सी उसे दे नहीं सकती, लेकिन वो एकनाथ शिंदे को नाराज भी नहीं करना चाहती है। महायुति की एकता को बनाए रखने पर वो जोर दे रही है और इसकी कई वजहें हैं। देखिए, बीजेपी का मकसद है कि एक मैसेज देना। सहमति तो गठबंधन में बनने में थोड़ी देर होती है, और इसमें जब सब कुछ साफ है कि अकेले दम पर बीजेपी 132 सीट जीत करके आ जाती है, अजीत पवार की पार्टी समर्थन देने के लिए तैयार है, तो फिर इंतजार किस बात का। और रह गई बात कि एकनाथ शिंदे ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दिया कि हाँ, हम इनके साथ हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के निर्णय में मैं साथ हूं। तो फिर बीजेपी आखिर क्यों विलंब करेगी। हाँ, एक दबाव की राजनीति होती है गठबंधन में। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है अगली बार भी मुख्यमंत्री का दावेदार होता है, और यही फडणवीस जो थे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की सरकार में ही पहले वो मुख्यमंत्री कभी थे, फिर डिप्टी सीएम के पद पर गए थे। इस बार बीजेपी अपर हैंड में है, इसलिए वो शपथ ग्रहण की तारीख क्यों नहीं ऐलान करेगी। बिल्कुल करेगी, क्योंकि उनके पास अपना एक है, मैंडेट है जनता का, विधायकों की संख्या है, एक गणित है। इसलिए आपस में एक प्रेशर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, वो गठबंधन के साथ ही करते रहते हैं। तो प्रेशर पॉलिटिक्स को बीजेपी से अच्छा कोई नहीं समझता है। तो बीजेपी इस प्रेशर पॉलिटिक्स को समझती है, लेकिन उसके दबाव में इसलिए नहीं आएगी कि इनके पास कंफर्टेबल विधायकों की संख्या है, अजीत पवार का मजबूत समर्थन है, एकनाथ शिंदे भी समर्थन में आके खड़े हो गए हैं। इसलिए निश्चित रूप से शपथ ग्रहण का दिन घोषित करना, मैं मानता हूं कि ये कोई रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनके मेजॉरिटी का हिस्सा है। मौजूदा सूरत हाल में अगर एकनाथ शिंदे नाराज होकर महायुति से अलग होते हैं, तो अजीत पवार का रोल सरकार बनाने में अहम हो जाएगा। इससे बीजेपी की चुनौतियां बढ़ जाएंगी। शिंदे के साथ में रहते हुए अजीत पवार मोल भाव करने की स्थिति में नहीं है। अजीत पवार को लेकर बीजेपी में हमेशा संशय की स्थिति रही है। हालांकि अभी अजीत पवार ने बीजेपी के सीएम के लिए खुलकर सपोर्ट दिया है, लेकिन वो अपने फैसले पर कब तक यूं ही कायम रहेंगे, ये कहना मुश्किल है। अजीत पवार का इतिहास ही कुछ इस तरह का रहा है कि बीजेपी सतर्कता बरत रही है। सत्ता में भागीदारी को लेकर उथल पुथल न मचे और स्थिर सरकार देने के वादे को पूरा किया जा सके। इसी पर गौर करते हुए बीजेपी एकनाथ शिंदे को साथ रखना चाहती है और सीटों का समीकरण पक्ष में होने के बावजूद उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की कोशिशें कामयाब होती भी दिख रही हैं। एकनाथ शिंदे खुद को नए रोल में फिट करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। शिंदे गुट ने ये क्लियर कर दिया है कि महायुति में किसी बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है। देखिए, एकनाथ शिंदे का गुट का व्यक्ति तो एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे ही मनोनुकूल व्यक्ति को मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी जाए। तो वो जो खामोशी है मुख्यमंत्री के नाम पर या पद को लेकर के, वो करती है, गठबंधन के लोग करते हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन इनको नहीं, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अलग अलग कार्ड खेले जाते हैं कि वो कौन सा व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा तो हमारे हिस्से का भी लाभ हमें मिल जाएगा, और कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री होंगे जिनके साथ बहुत हम म्यूचुअल तरीके से नहीं रह पाएंगे। तो एक शपथ ग्रहण समारोह में तो स्पष्ट ही हो जाएगा कि कौन इनके मुख्यमंत्री होंगे, नामों की घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन अभी मुख्यमंत्री के नाम पर खामोशी इसलिए है कि हो सकता है कि कुछ नाम इन्होंने भी दिया हो कि अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन इनको अगर मुख्यमंत्री बनाया जाए तो बेहतर होगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि मैं कार्यकर्ता हूं, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जो तय करेंगे महाराष्ट्र के हित में, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अंदर में कुछ तो इन्होंने कहा ही होगा, समझाया ही होगा। इसको लेकर के शायद मुख्यमंत्री के नाम पर इन्होंने चुप्पी साध रखी है। तो महायुति की एकजुटता को बनाए रखना बीजेपी की प्राथमिकता है, और वो विपक्ष को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती है जिससे वो उस पर हमलावर हो सके। और यही वजह है कि बीजेपी के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने की पूरी संभावना मौजूद है। इसके बावजूद घटक दल के प्रमुख के बीमार होने की परेशानी पर गौर किया गया, एक तरफा फैसला लेने से परहेज किया गया।
अब जब शिंदे गुट की तरफ से ये क्लिक कर दिया गया है कि उसे बीजेपी का फैसला मंजूर है, पार्टी ने विधायक दल की बैठक से लेकर शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान भी कर दिया। अब महाराष्ट्र का मैराथन लगातार जारी है और 5 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएंगी। हर एक अपडेट इससे जुड़ी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, खबरें जारी है।